नमस्कार दोस्तों, झूठ सच के फर्क को तो जान लीजिए, फिर जमीर जो कहे वो मान लीजिए। अशोक रावत साहब के शब्द हैं और अशोक रावत साहब एक बहुत संजीदा कहेंगे कि एक लेखक हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं और इन्हीं सारी चीजों। आज देश जो है, देश की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मनाना भी चाहिए, हम आज 75 साल पूरे कर रहे हैं। और इसके बाद यदि कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी भी आजादी का जो है गौरव यात्रा निकाल रही है, आजादी के गौरव पल बना रही है। उसको भी मनाने का हक है क्योंकि उसने आजादी दिलाई और उसके लिए गौरवपूर्ण उसका इतिहास है, तो इसलिए उसे भी मनाना चाहिए। भारतीय मीडिया है वो चारण, सत्ता के चारण का दिवस मना रहा है और वो जिस तरह से सत्ता का चारण कर रहा है, आज लग रहा है जैसे अंग्रेजों के वो मुखबिर तलवे चाटा करते थे, जो माफी वीर थे वो लोग तलवे चाटा करते थे। आज भारत का मीडिया वैसे ही तलवे चाट रहा है और झूठ दिखा रहा है। उसके अंदर कितनी नफरत है, इन सारी चीजों को लेकर आपसे बात करूंगा। मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा कि आपको याद होगा 2020 में चीन ने लद्दाख सीमा पर हमारे यहां घुस करके और हमारे सैनिकों को मारा था। हमारे 20 सैनिक और उनमें कुछ अधिकारी भी थे, उन्हें मार डाला था, बुरी तरह से पीट पीट कर मारा था। और उसके बाद में हम उसका कोई जवाब नहीं दे सके, कुछ नहीं कर सके। हमारे प्रधानमंत्री ने तो यहां तक उस समय कह दिया, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे, आज जब हम देश का आजादी का अमृत महोत्सव वो मना रहे हैं, तो उस वक्त में हम जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज आती है। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं लद्दाख में झड़प के बाद चीनी सेना जहां पर आकर के डट गई थी वहीं डटी हुई है, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है। तो आप समझिए ये हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। और जब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं तो निश्चित रूप से लगता है, लेकिन सवाल वही, क्या इस पर कोई सवाल पूछेगा? क्या इस पर कोई मीडिया सरकार से कहेगा कि ये कैसा अमृत महोत्सव है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं? तो आप समझिए आज हमें आजाद हुए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस अवधि का एक हमने लंबा सफर तय किया है। हमने तमाम सारी मंजिलें पाई हैं और तमाम सारी पाना अभी बाकी है। हम जब आजाद हुए थे तो हम 33 करोड़ की आबादी के देश थे और आज उसमें 100 करोड़ से अधिक का इजाफा हो चुका है। आप यदि देखें कि 1801 से लेके 1901 तक, यानी पूरे 100 साल में हमारी आबादी जो सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी थी और अब 1991 से ये 2001 तक की देखेंगे तो 77 करोड़ लोग बढ़ गए और अब हम 100 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग जैसा अनुमान बताया जाता है, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग बार बार बताते हैं, हम 140 करोड़ के आसपास हो रहे हैं। आज हमारे पास खाद्यान्नों का भंडार है क्योंकि हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, दूसरी तमाम सारी क्रांतियां हुई, जिनका नतीजा है कि हम आज दुनिया के विश्व के तीसरे सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देश और
हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है खाद्य उत्पादन के मामले में विश्व की, और इसके बाद में हमारी परचेज जो क्षमता है उसमें हम तीसरे नंबर के देश हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्दनाक पहलू यह है कि अब हम जो 100 देश हैं प्रति व्यक्ति की आय के मामले में, उन 100 देशों में भी नहीं है। हमारी स्थिति है कि अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के मामले में हम दुनिया के 5 देशों में से हैं, पर सामाजिक विकास के मामले में हमारा नंबर 163 देशों में 117 है। तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं खाद्य पदार्थों में हमारी आत्मनिर्भरता की स्थिति, हम जहां इतने आत्मनिर्भर हैं कि दूसरे देशों को खिला सकने की स्थिति में, वही हमारे देश में भुखमरी की स्थिति यह है कि 107 देशों में हम 94 नंबर पे हैं। यानी हमारी क्या बुरी स्थिति है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सब बद से बदतर हैं। तो आप ये समझिए, देश के आम नागरिक खुशहाली के मामले में हैप्पीनेस इंडेक्स में 149 देशों में हम 139वें नंबर पर हैं। तो यह हमारी स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो हम कैसे अमृत महोत्सव मनाएं, कैसे उसकी बात करें। आज हमारे देश में कुंठा, तनाव और समाज में जो विषमता है, समाज में जो नफरत है, वो सब हावी है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अमृत पी लें, अमृत महोत्सव मनाएं। और नागरिकों के अधिकारों के मामले में हम दुनिया में सबसे पिछड़े देशों में से हैं। लोकतंत्र के नाम पर जहां हम पीठ थपथपाते हैं अपनी कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वहां हमारी स्थिति क्या है। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। 180 देशों में हम 142वें नंबर पर हैं, और हम कह रहे हैं हम दुनिया के इतने बड़े विकासशील और विकसित देश बन रहे हैं। हम ये सारी चीजें कह रहे हैं, और जब ये चीजें कहते हैं तो हमारे लिए कितना चिंताजनक है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन हमारा मीडिया क्या इन पर सवाल करेगा? शायद कभी नहीं, वो कभी नहीं करता है। आपको याद होगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी दी थी कि देश जो है जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। लेकिन उस वक्त में जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि वो अमृत ही खा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है देश की आजादी में। वो कहां पर थे? वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो यह भी एक सत्य है। आज स्थिति यह है, सब कुछ हमारे देश का बेचा जा रहा है। जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization. And our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of our country. So this is what we have done 70 years, and what you have done in 8. अब अभी इसी लोकसभा सत्र में जो संसद का सत्र था, उसमें विद्युत संशोधन विधेयक 2022 लाया गया, और इसमें क्या किया गया? बिजली क्षेत्र को पूर्ण रूप से निजी हाथों में दे दिया जाए। बिजली दर महंगी होने का इसमें पूरी तरीके से वो है, और सहकारी संघवाद का भी ये उल्लंघन है, बावजूद इसके जो संविधान के विपरीत है। लेकिन इसको किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना है।
कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। और उसके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए ईपीएफओ जो होता है उसमें 28 करोड़ लोगों की जो निजी जानकारी थी उसे लीक कर दिया गया। ये डिजिटल इंडिया है, ये जुमले की इंडिया है। तो यह स्थिति है। मोदी सरकार ने 8 साल में एक इतिहास रचा है। वो इतिहास है कि बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई और हम 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं और दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देश बन गए। आप समझिए कि आज ये स्थिति है हमारे देश में कि 90 करोड़ बेरोजगारों का देश है। यहां हम 140 और 135 का दम भर रहे हैं। और इसके बाद में मोदी सरकार ने 8 साल में एक और इतिहास रचा है कि पहली बार पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार पहुंचा। मोदी सरकार ने एक और इतिहास रचा है कि 8 साल में उसने रुपया पहली बार 80 को पार किया है। और मोदी सरकार ने एक और इतिहास रचा है कि पहली बार गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार यानी करीब करीब 1100 पहुंच रहा है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो जो है 2000 का पहुंच रहा है। आप समझिए, तो ये स्थिति है। मोदी सरकार ने एक और इतिहास रचा है कि थोक महंगाई दर जो है 30 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसके बाद मोदी सरकार ने एक और इतिहास रचा है कि ईपीएफ रेट जो है 4 दशकों में सबसे कम हो गए हैं, जहां लोग अपने जिंदगी की पूरी कमाई बचा के रखते थे। तो डाटा भी लीक हो रहा है, ये भी हो रहा है और इसके बाद में कोई चीज नहीं कहेंगे। तो जो चीजें की जा रही थी उन पर आप बात नहीं करेंगे। तो यह स्थिति हो और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल तो लाजमी है और सवाल होने चाहिए। और चूंकि सवाल करने का अधिकार हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आपको याद होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उन्होंने क्रांतिकारी रूप से पास किया था और उनकी अध्यक्षता में जब यह प्रस्ताव पारित हुआ और तिरंगा अपनाया गया और उन्होंने कहा अब यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। निश्चित रूप से उस तिरंगे की यात्रा निकलनी चाहिए, उस तिरंगे को झुकने नहीं देना चाहिए, हर घर पे फहराना चाहिए और उसकी गौरव यात्रा भी निकलनी चाहिए, उसका अमृत महोत्सव भी। लेकिन अमृत महोत्सव कब मनाएंगे? पंडित नेहरू ने कहा था जब तक इस देश का एक भी व्यक्ति भूखा है, उसके पास तन में कपड़े नहीं है या उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो खुशहाल नहीं है, तब तक हमारी आजादी का कार्य पूर्ण नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कही थी। लेकिन हमारे देश का मीडिया क्या आज इस पर सवाल कर रहा है? आप याद करिए पंडित नेहरू जब फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया से कई लाख मतों से जीते थे, बावजूद इसके तब के अखबारों ने यह कहने की हिम्मत जिताई थी कि पंडित नेहरू इतने हजार लोगों का विश्वास खो बैठे। यानी जितने वोट राम मनोहर लोहिया को मिले उतने वोटों को कहा गया वो विश्वास खो बैठे, लाखों से जीते यह नहीं कहा जाता था। आज क्या स्थिति है? आज प्रधानमंत्री छींक दे तो खबर, वो खा ले तो खबर, वो आम कैसे खाते हैं, वो गुठली कैसे के साथ खाते हैं या क्या करते हैं, उन्हें घूमना पसंद है, उनको वो कैसे इतना काम कर लेते हैं, ये सवाल होते हैं। और ये सवाल वो मीडिया करता है जिसे समस्याओं पे सवाल करना चाहिए, बात करनी चाहिए, जिसे बात करनी चाहिए आखिर 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि कैसे चीन ने कब्जा कर ली और दबाए बैठा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं। हमारी ये स्थिति है। हम झूठे प्रचार करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। पंडित नेहरू के समय में कम से कम चीन हमारी जमीन नहीं हथिया पाया था, तिब्बत हमारा कभी था नहीं, वही तिब्बत उसने कब्जाया था, भारत नहीं कब्जाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो भारत की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, भारत की सीमाओं पर वो अपने निर्माण कर रहा है, भारत की सीमाओं में वो जाने क्या क्या कर रहा है। आप इन सारी बातों को समझिए और इसके बाद मीडिया उनसे सवाल नहीं करता। मैं एक जिक्र करता, कल एक देश का बड़ा चैनल है, उस चैनल ने अपने यहां कार्यक्रम दिखाया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन होता है जब हम सब
खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त 1947, जब सदियों बाद पहली बार आजाद हवा में हर हिंदुस्तानी ने सांस ली। हम आपको 75 साल पहले वाले आजादी के जश्न की ये अनमोल तस्वीरें दिखाएंगे कि आजादी जब हमें मिली तो उस दिन पहली आजादी के समय में क्या स्थिति थी, उस समय का वीडियो और फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाए। और उसमें कहा था जहां पंडित नेहरू खड़े हैं, ऊपर से लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं जनता को, वहीं वो खड़ी हो जाती है। और उनकी एंकर वहां ऐसे खड़ी होती है कि जिससे पंडित नेहरू के सिवा हर कोई दिखाई दे, जबकि दुनिया जानती है उस पूरी क्रांति के, उस पूरी आजादी के सबके हीरो जो थे, दूल्हा जो थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से भी, अपने पिताजी से भी सबसे लड़कर पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी थी और उसे पाया। उस समय सुभाष चंद्र बोस भी उनके अधीन जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, सरदार पटेल भी उनके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उन सब ने को उन्होंने जिम्मा सौंपा था कि हमें पूर्ण स्वराज लाना है। और उसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से काम किया। उन्होंने उसी दौरान भगत सिंह से जाकर के जेल में मुलाकात भी की। यह बात खुद भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखी। आप समझिए, जब उन्होंने कहा तो भगत सिंह ने खुद कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो क्षमादान भी नहीं मांगेंगे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपील करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उनका मुकदमा लड़ी, और उनका मुकदमा लड़ने के बाद वो नहीं जीत सके, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत की शर्त थी वो माफी मांगे। बहरहाल अच्छी बात है, उन्होंने नहीं मांगी। चंद्रशेखर आजाद जब आखिरी दिनों में जिस दिन जाना था, उन्हें पंडित नेहरू ने सलाह दी कि आप रसिया चले जाओ, हम वहां आपको सुरक्षित करा देंगे और उसके लिए वो बात कर लूंगा। और उस पर उन्होंने 1500 रुपए भी दिए, और उसके बाद कहा बाकी रुपए आपको बाद में दे देंगे। और स्थिति यह है कि वो गए, और जब वो कुछ सामान खरीदने उनकी टीम जा रही थी, और उन्हें किसी अपने दूसरे मित्र से, राज से मिलना था, और वो वहां जा रहे थे अल्फ्रेड पार्क के पास, तो मुखबिरी करने वाले कौन थे, उनको भी जान लीजिए। मुखबिरी करने वाले वही लोग थे जो मुखबिर वीर हैं, जो क्षमा वीर हैं, और जो आज सत्ता में बैठे। यदि आप भगत सिंह के खिलाफ देखेंगे गवाही किसने दी, तो वो भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग देते हैं, जिससे उन्हें फांसी होती है। तो आप समझिए उन पर सवाल नहीं, वो राष्ट्रवादी है। वो झंडा घुमाते हैं तो राष्ट्रवाद होता है, और कांग्रेस गौरव यात्रा निकालती है तो वो छिपा दी जाती है, दिखाई नहीं देती। तो आज देखिए आप किस तरीके से नेहरू से नफरत करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने उसको छिपाया, और छिपा करके किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि नहीं, 30 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पास किया था, उस 30 दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद में जिस तरीके से जनता उमड़ी थी, जैसे उनके साथ चली थी, और उसके बाद में जब हमने आजादी पाई, और आजादी के बाद जो 15 अगस्त 1947 को जब पंडित नेहरू प्राचीर से खड़े होकर के लोगों को सलाम कर रहे थे अपने नेताओं के साथ, तो उस समय जनता जा रही थी, उस पर हो रहा था, और उस गौरव के पल में वो एंकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और उसके सोशल मीडिया सेल ने इसको लेके जब उन्हें लानत दी, लोगों ने लानत मलानत दी, तब उसके बाद उन्होंने संशोधित करके डाला। तो आप ये समझिए, ये क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखाना है, झूठ दिखाना है। तो ये गोएबेल्स ब्रांड है जो प्रचार का लाभ लेता है, जो नेहरू से नफरत करता है, जो चारण करता है सत्ता का, ये वो मीडिया है। तो आप समझिए, और अमृत काल में यही मीडिया अमृत पी रहा है। वो पूंजीपति अमृत पी रहे हैं जिनके हाथ में सब कुछ बेचा जा रहा है। तो आप समझिए, ब्रिटिश राज भले ही चला गया हो, लेकिन आज बहुलतावाद जो है सेकुलर का चेहरा ओढ़ करके उसकी हत्या कर रहा है। और इसमें कौन शामिल है इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। आज पत्रकारिता का इतिहास कलंकित हो रहा है, और सारी चीजें जब सामने आती हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। आज का दिन नेहरू को याद करने का दिन है,
कि उनके जैसे व्यक्ति के कारण, जिसने 9 साल खुद जेल काटी हो, अपने परिवार के 1 दर्जन लोगों की इस देश के लिए आहुति दी हो, ऐसे परिवार के ऐसे महान, और जिनके लिए खुद सरदार पटेल ने लिखा हो, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तो मैं आपके अशेष जीवन के लिए आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें सलाम करते रहे हो, उन पंडित नेहरू के लिए इस तरह की सोच, इस तरह की स्थिति, क्योंकि उनकी विचारधारा से, उनसे जो है नफरत है, लेकिन अपनाने के लिए उन्हीं की नीतियां अपनानी पड़ती हैं। जब फंस जाते हैं तो उन्हीं की नीतियां काम आती हैं। तो यही एक सत्य है। हमारे एक मित्र हैं आर.के. जैन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि नेहरू जी और उनका नाम तो आसमान से चमकते सूरज की तरह है। बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो जाएं, सूरज की चमक को कभी छुपा नहीं सकते। किसी की क्या औकात कि नेहरू के नाम की चमक को फीका कर सके। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, यही सत्य है और इस सत्य को स्वीकारना होगा। आज हम देश की आजादी के 75 साल पूरे करते हुए देश को सलाम कर रहे हैं, देश की उस आवाम को सलाम कर रहे हैं जिसने और जिसके परिवारों ने इस देश की आजादी के लिए योगदान दिया है। लेकिन हम उन्हें लानत भी देते हैं जो डर कर केचुए की तरह से बैठे हुए थे और आज भी बैठे हुए। आज भी वो लोकतंत्र के नाम पर नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा, अपने भोग, अपने लिए जीते। तो एक चीज कही गई है कि पशु भी जो होता है वो पृथ्वी में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से ये लोग हैं, और ये लोग तो बोझ भी है। पशु फिर भी योग्य होता है, वो देता है। ये देने वाले लोग नहीं, सिर्फ लेने वाले लोग, उपभोग करने वाले लोग, डरपोक लोग हैं। और ऐसे ही डरपोक कायर लोगों के बल पर ही अंग्रेजों ने हुकूमत कायम की थी। और अंग्रेजी सेना हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वहां पर 99% लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तानियों को सजा भी दी, मारा भी, जेल में भी डाला, और हमारे साथियों के खिलाफ, हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाहियां भी दी। हमारे जो लड़ने वाले आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ गवाहियां दी, उन्हें जेल भिजवाया। तो यह एक सत्य है। यदि सब साथ खड़े होते तो अंग्रेजों के पांव पहले ही दिन उखड़ गए होते, 1857 में ही उखड़ गए होते। पंडित नेहरू को अपने ग्रैंडफादर को नहीं खोना पड़ता, मोतीलाल नेहरू को अपने पिता को नहीं खोना पड़ता। तो यह एक सत्य है। हमें रानी लक्ष्मीबाई नहीं खोनी पड़ती। तो यह एक सत्य है, इसे पहचानने की जरूरत है। वो छिपा नहीं सकता सूरज को, लेकिन आज इस गोदी मीडिया के कारण, इस चारण मीडिया के कारण, इस नफरती मीडिया के कारण देश बर्बादी में जा रहा है, और इसको हमें आपको समझना होगा, जानना होगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।